इस प्रकार विभागों के विभाजन के बाद अब हम आते हैं कार्यकाल पर। जैसा मैंने पहले बताया, मंत्रिपरिषद का कार्यकाल निश्चित नहीं होता, अस्थायी रहता, चुनाव के परिणामों पर निर्भर करता है। और चुनाव के परिणामों के अलावा भी यदि प्रधानमंत्री चाहे तो एक मंत्री को जो एक पद दिया है उस पद में उतार चढ़ाव कर सकता है, बीच में ही उसका विभाग बदल सकता है, उसे मंत्री पद से हटा भी सकता है। तो कुछ भी निश्चित नहीं है, सब कुछ प्रधानमंत्री के विवेक पर। परंतु अधिकतम कार्यकाल कितना? लोकसभा का जितना कार्यकाल होगा उतना। यदि लोकसभा का कार्यकाल पूरा 5 वर्ष का हुआ तो 5 वर्ष, अन्यथा प्रधानमंत्री पर निर्भर करता है कि वो व्यक्ति के कार्यकाल को कम कर दे, उन्हें हटा दे, उनका विभाग बदल दे, आदि आदि। व्यक्तिगत रूप से प्रत्येक मंत्री प्रधानमंत्री के प्रसाद पर्यंत अपने पद पर रहता है। ये शब्द याद रखें, प्रधानमंत्री के प्रसाद पर्यंत अपने पद पर रहता है। जब तक प्रधानमंत्री का आशीर्वाद उसको है, जब तक प्रधानमंत्री का वरद हस्त उस व्यक्ति पर है, तब तक वह मंत्री रहेगा। विभाग, मंत्री का रैंक आदि आदि सब कुछ प्रधानमंत्री के इच्छा पर निर्भर है। इसके अतिरिक्त जब तक प्रधानमंत्री के दल को लोकसभा का बहुमत है, लोकसभा का विश्वास प्राप्त है, उस समय तक ही मंत्रिपरिषद अपने पद पर सुरक्षित रहती है। अर्थात बहुमत होना जरूरी है, लोकसभा में बहुमत होना जरूरी है। जिस दिन वो बहुमत साबित नहीं हो पाया या जिस दिन ये सिद्ध हो गया कि इस दल को या इस गठबंधन की संख्या 273 से कम हो गई है और किसी दूसरे दल की संख्या 273 से ज़्यादा हो गई है, तो इनको पूरा सबको इस्तीफा देना होता है। प्रधानमंत्री सबसे पहले इस्तीफा देते हैं और उसके बाद बाकी मंत्री। तो अर्थात कहने का तात्पर्य ये कि मंत्रिपरिषद अस्थायी होती है, अधिकतम वह 5 साल तक बनी रह सकती है, लेकिन उस 5 साल के कार्यकाल के अंदर भी प्रधानमंत्री चाहे तो मंत्रिपरिषद की आमूल चूल परिवर्तन कर सकता है, मंत्रियों को बदल सकता है, पदों से हटा सकता है, रैंक बदल सकता है, आदि आदि। संविधान के अनुच्छेद 75(2) इसमें मंत्रीगण जो हैं वो राष्ट्रपति की इच्छा तक ही अपने पद पर बने रह सकते हैं। भाषा फिर देखिए कैसी, हर काम देश में राष्ट्रपति के नाम से होता है। मंत्रिपरिषद के सदस्य भी राष्ट्रपति की इच्छा में बने रहते हैं, लेकिन सच्चाई तो यह है कि प्रधानमंत्री की इच्छा ही सर्वोपरि है। प्रधानमंत्री की इच्छा ही सबसे महत्वपूर्ण है। ये सब काम भले राष्ट्रपति के नाम पे होते हों, लेकिन असली ताकत प्रधानमंत्री के हाथ में। अब चुनाव हुआ, प्रधानमंत्री नियुक्त, बहुमत दल का नेता प्रधानमंत्री बना, राष्ट्रपति ने उसे प्रधानमंत्री नियुक्त किया। उसके बाद प्रधानमंत्री ने अपने विभागों की सूची राष्ट्रपति को भेजी, अपने मंत्रियों की सूची, और मंत्रिपरिषद का गठन हुआ। मंत्रिपरिषद के गठन के काल के बारे में मैंने जिक्र किया है और आपको बताया वह अस्थायी है, प्रधानमंत्री की इच्छा तक वो रह सकते हैं। अब शपथ ग्रहण, जब नाम चला जाता है उसके बाद उनके लिए शपथ लेना अनिवार्य है। प्रधानमंत्री और अन्य मंत्रियों को शपथ राष्ट्रपति दिलाता है। अपना कार्यकाल प्रारंभ करने से पूर्व राष्ट्रपति के सामने उसे अपने पद और गोपनीयता की शपथ लेनी होती है। ये पद और गोपनीयता की शपथ लेते ही उसका कार्यकाल प्रारंभ माना जाता है। राष्ट्रपति एक और जहां मंत्रिपरिषद के सदस्यों की, जिसमें प्रधानमंत्री भी शामिल है, उन्हें नियुक्त करता है, वहीं दूसरी ओर राष्ट्रपति ही उनको शपथ भी दिलाता है। राष्ट्रपति के समक्ष इनको शपथ लेना होता है। तो एक तरीके से कभी कभी इन बातों को सुनकर देखने पर ऐसा लगता है कि राष्ट्रपति इज ऑल पावरफुल, लेकिन सच्चाई ऐसी नहीं है। सारे कार्य राष्ट्रपति के नाम से होते हैं।
संपादित होते हैं, पर ये सारे कार्य कौन करवाता है? प्रधानमंत्री और अपने मंत्रिपरिषद के साथियों के साथ। प्रधानमंत्री अकेले भी शक्तिमान नहीं है। प्रधानमंत्री इन मंत्रिपरिषद ये प्रधानमंत्री को ताकतवर बनाती है। शपथ प्रक्रिया को जानने के बाद अब हम आते हैं उन दो शब्दों पर जिसका मैंने पूर्व में जिक्र किया, मंत्रिपरिषद और मंत्रिमंडल। मंत्रिपरिषद अर्थात काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स और मंत्रिमंडल अर्थात कैबिनेट। इन दोनों में क्या अंतर है? मंत्रियों के रैंक का जिक्र करते हुए मैंने कुछ बातें बताई, उन्हीं को संक्षिप्त में यहाँ पुनः दोहरा देता हूँ। पहला, मंत्रिपरिषद में प्रधानमंत्री, कैबिनेट मंत्री, राज्य मंत्री, उप मंत्री सब लोग आते हैं। इन सब के समूह को मंत्रिपरिषद कहते हैं। दूसरी ओर मंत्रिमंडल में केवल कैबिनेट मंत्री ही आते हैं। केवल कैबिनेट मंत्रियों का ही समूह मंत्रिमंडल कहलाता है। दूसरा अंतर स्पष्ट है। आकार की बात करें तो मंत्रिपरिषद बड़ा होगा क्योंकि उसमें सभी रैंक के मंत्री हैं, और मंत्रिमंडल छोटा होगा क्योंकि उसमें केवल कैबिनेट मंत्री ही आते हैं। तीसरा, महत्व की दृष्टि से यदि बात करें तो मंत्रिपरिषद आकार में बड़ा होता हुआ भी कम महत्वपूर्ण है। मंत्रिमंडल इज ऑल पावरफुल। महत्व की दृष्टि से मंत्रिमंडल बहुत ताकतवर है। देश के शासन संचालन, महत्वपूर्ण नीति निर्धारण, इन सब में मंत्रिमंडल रहता है। बाकी जो रैंक हैं वे लोग सहायक के रूप में हैं। चौथा अंतर, मंत्रिपरिषद में कम महत्व के विभाग भी बहुत रहते हैं, जबकि मंत्रिमंडल में केवल महत्वपूर्ण विभाग रहते हैं। जैसा मैंने बताया, बड़े महत्वपूर्ण विभागों के अध्यक्ष ही कैबिनेट रैंक के मंत्री होते हैं। इसका मतलब ये होता है कि जब मंत्रिपरिषद की बैठक होती है तो सारे मंत्री बैठते हैं, और जब मंत्रिमंडल की बैठक होती है तो केवल कैबिनेट मंत्री होते हैं। पर क्या केवल कैबिनेट मंत्री होते हैं? इसका मतलब यह है कि मंत्रिमंडल की बैठक में सभी विभागों का प्रतिनिधित्व हो? नहीं। मैंने आपको बताया कई विभाग ऐसे होते हैं जिसमें मिनिस्टर ऑफ स्टेट को स्वतंत्र प्रभार के रूप में मुखिया बना दिया जाता है। ऐसे विभागों का प्रतिनिधित्व मंत्रिमंडल में नहीं होता। छोटे विभाग, कम महत्वपूर्ण विभाग, इनका प्रतिनिधित्व मंत्रिमंडल में नहीं रहता। हाँ, मंत्रिमंडल की बैठकों में कभी इनमें से किसी छोटे या कम महत्वपूर्ण विभाग के विषय में कोई महत्वपूर्ण चर्चा हो तो उस विभाग से संबंधित मंत्री को विशिष्ट अतिथि के रूप में मंत्रिमंडल की बैठक में बुलाया जा सकता है। इस प्रकार अब हमने दोनों में अंतर समझ लिया। एक को दी कैबिनेट कहते हैं और एक को मंत्रिपरिषद। याद रखें, दी कैबिनेट अर्थात मंत्रिमंडल। केवल कैबिनेट यदि बोलेंगे तो मंत्रिमंडल, और नहीं तो कैबिनेट मंत्री बोलेंगे तो सर्वोच्च रैंक। तो इस प्रकार कैबिनेट शब्द के दो अर्थ में यहाँ पर उपयोग होता है। एक तो कैबिनेट का अर्थ होता है मंत्रिमंडल, और दूसरा कैबिनेट मिनिस्टर अर्थात अध्यक्ष, सर्वोच्च रैंक मंत्री का। अब हम आते हैं मंत्रिमंडल की या मंत्रिपरिषद की शक्तियाँ और कार्य। पावर्स एंड फंक्शंस ऑफ द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स। अनुच्छेद 75(1) राष्ट्रपति के परामर्श पे मंत्रिपरिषद कार्य करती है। राष्ट्रपति को परामर्श देने और सहायता देने का कार्य करती है। संविधान में मंत्रिपरिषद जो है वो केवल एक परंपरागत और संवैधानिक रूप से भारतीय शासन व्यवस्था का संचालन करती है, चलाती है। लेकिन असली में देखा जाए तो मंत्रिमंडल ही एक सर्वोच्च इकाई के रूप में शासन चलाती है, एक सर्वोच्च इकाई के रूप में देश का शासन का संचालन करती है। और इसीलिए मंत्रिमंडल
को मंत्रिपरिषद की आत्मा या उसका हृदय कहा जाए। द हार्ट ऑफ मंत्रिपरिषद इज मंत्रिमंडल। द हार्ट ऑफ द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स इज द कैबिनेट। इसके अलावा वास्तव में राष्ट्रपति को प्राप्त सारी जो शक्तियां हैं, इंग्लैंड की तरह भारत में भी मंत्रिमंडल ही उसे क्या कहना चाहिए, प्रयोग करता है। इंग्लैंड में भी वैसी प्रावधान है और वहीं से हमने काफ़ी कुछ संसदीय प्रणाली की बातों को लिया है और उसी के तहत इस बात को कि मंत्रिमंडल सर्वे सर्वा है। मंत्रिमंडल ही वास्तविक कार्यपालिका है। तो यदि अब आपको प्रश्न पूछा जाए कि मंत्रिमंडल को वास्तविक कार्यपालिका क्यों कहा जाता है, तो अब आपके सामने पर्याप्त उदाहरण, पर्याप्त एग्जाम्पल्स हो गए हैं। इस संबंध में जॉन मैरियट उन्होंने कहा है कि कैबिनेट या मंत्रिमंडल वो धुरी है जिसके चारों ओर पूरा चक्र घूमता है, शासन चक्र। पश्चिमी विचारकों के ये विचार भारतीय मंत्रिमंडल पर पूरी तरह से लागू होते हैं, क्योंकि भारत में वास्तव में मंत्रिमंडल के चारों ओर पूरा शासन प्रशासन है। मंत्रिमंडल की कार्य और शक्तियों का उल्लेख चलिए अब एक के बाद एक हम यहाँ पे क्रमबद्ध तरीके से करें। पहला, मंत्रिमंडल की बात कर रहा हूँ। पहला है राष्ट्रपति को सहायता और परामर्श देना, क्योंकि राष्ट्रपति के जरिए ही उसके सारे आदेशों का पालन होता है। तो संविधान के अनुसार मंत्रिपरिषद का सबसे महत्वपूर्ण कार्य है राष्ट्रपति को परामर्श देना। मंत्रिपरिषद के परामर्श की उपेक्षा राष्ट्रपति नहीं कर सकता, बल्कि वह उसके पालन अनुपालन के लिए बाध्य है। राष्ट्रपति की संकटकालीन शक्तियों का प्रयोग जो है वो वास्तव में मंत्रिपरिषद द्वारा ही किया जाता है। तो मंत्रिपरिषद इज ऑल पावरफुल। उसके अंदर आता है मंत्रिमंडल जो उससे भी ज़्यादा शक्तिशाली है। तो हम कुल मिलाकर मंत्रिपरिषद की बात करें तो उसकी दूसरी शक्ति है नियुक्ति संबंधी शक्तियां और कार्य। व्यवहार में मंत्रिमंडल के द्वारा ही उच्चतम न्यायालय और उच्च न्यायालयों के न्यायाधीश, राज्यपाल, राजदूत, महान्यायवादी, सेना के मुखिया, उच्च अधिकारी, विभिन्न आयोगों के अध्यक्ष, इनकी नियुक्ति होती है। राष्ट्रपति तो मंत्रिमंडल की इन नियुक्तियों को स्वीकार कर घोषणा मात्र करता है। वो केवल उद्घोषणा घोषणा करता है, बाकी तो नियुक्तियां, बाकी जो चयन वो है वह तो मंत्रिपरिषद मंत्रिमंडल करती है। अब अगली शक्ति नीति निर्धारण संबंधी। गृह एवं विदेश नीति का निर्धारण करना मंत्रिमंडल का सबसे महत्वपूर्ण कार्य। गृह और विदेश, देश के आंतरिक प्रशासन, अंदरूनी शासन और उसका जो पूरा उत्तरदायित्व है, शांति व्यवस्था देश के अंदर की पूरी जिम्मेदारी मंत्रिमंडल की होती है। नीतियों का जो निर्धारण हो, चाहे आर्थिक, सामाजिक, स्वास्थ्य संबंधी, परिवहन संबंधी विभिन्न विषयों की जो भी नीतियां हों, वो नीतियों का निर्धारण करना और उसके क्रियान्वयन के लिए समझौते करना, विभिन्न विभागों में सामंजस्य बैठाना, पारस्परिक तालमेल बैठाना, ये मंत्रिमंडल का काम है। विभागों से सामंजस्य का मतलब है यदि अस्पताल की बात हो रही है, स्वास्थ्य विभाग का मामला हो और स्वास्थ्य विभाग के मंत्री का प्रस्ताव है कि देश में 100 अस्पताल खोले जाएं, तो अस्पताल बनाने के लिए वर्क्स डिपार्टमेंट की ज़रूरत है जो भवन निर्माण करता है। भूमि संबंधी डिपार्टमेंट की भी ज़रूरत है, उसके सहयोग की, जो ज़मीन खोज कर उचित ज़मीन की व्यवस्था करेगा। बिजली विभाग की ज़रूरत है, ऊर्जा विभाग की ज़रूरत है, आदि आदि। तो विभिन्न विभागों के बीच में सामंजस्य बैठाने का काम मंत्रिमंडल का होता है और ये एक बहुत महत्वपूर्ण काम है। इसके अलावा यदि हम विदेश की बात करें तो अंतर्राष्ट्रीय मामलों में संधियां करना,
समझौते करना, कूटनीतिक संबंध बनाना, तोड़ना, स्थापित करना, युद्ध प्रारंभ करने की घोषणा, समाप्ति की घोषणा, जय पराजय की बात करना, नए देशों को मान्यता देना, ऐसे बहुत सारे कार्य जो हैं, कुल मिलाकर विदेश से संबंधित सभी महत्वपूर्ण कार्य मंत्रिमंडल ही करता है, जिनका संसद के द्वारा बाद में अनुमोदन होता है। मंत्रिमंडल के निर्णयों का अनुमोदन होना संसद से जरूरी है, और यहाँ तक मंत्रिमंडल, इस सीमा तक मंत्रिमंडल संसद के द्वारा कंट्रोल्ड है। संसद मंत्रिमंडल की सभी नीतियों का अनुमोदन करे, वो उसके लिए बाध्य नहीं है, राष्ट्रपति बाध्य है। संसद अपने विवेक पर, बहुमत के आधार पर मंत्रिमंडल के निर्णयों को, सुझावों को, प्रस्तावों को, उनके कार्यों को स्वीकार करता है और अस्वीकार भी कर सकता है। पर सामान्य स्थिति में ऐसा नहीं होता, अस्वीकार होने वाली स्थिति। क्यों? क्योंकि मंत्रिमंडल वह उन सदस्यों का दल है जो बहुमत दल से आते हैं। बहुमत दल ही तो सत्ता बनाता है, और बहुमत दल लोकसभा में जो है वह अपने ही दल के मंत्रिमंडल के सुझावों को अस्वीकार कैसे करेगा? सामान्य स्थिति में नहीं करता। कम से कम ऐसी स्थिति बहुत ही कम आती है, भारत में ऐसी नहीं आई है, जब मंत्रिमंडल के प्रस्ताव को लोकसभा का बहुमत दल खारिज करे। ऐसा नहीं होता। तो इस प्रकार हम देखते हैं कि संसद का अनुमोदन मंत्रिमंडल के द्वारा मंत्रिमंडल के लिए पाना जरूरी है। अगली शक्ति, शासन संबंधी निर्णय लेने की शक्ति। नए राज्यों का निर्माण की बात करें या राज्य की सीमाओं की बात करें, सीमा निर्धारण की, राज्य की सीमाओं में कुछ बदलाव की बात करें, जैसे नए राज्य उत्तरांचल, झारखंड, छत्तीसगढ़ जब बने तो इसका निर्णय मंत्रिमंडल लेता है। भाषा के आधार पर प्रांत का निर्धारण करना और इस तरह की जो बातें हैं, ये सब मंत्री परिषद, मंत्रिमंडल ही तय करता है। अगला, विधि निर्माण संबंधी शक्ति। विधि अर्थात कानून। कानून संबंधी शक्तियां क्या हैं? संसद में जो भी विधेयक, जिसे अंग्रेजी में बिल कहते हैं, वो प्रस्तुत करते हैं, तो उसका जो प्रारूप है, विधेयक की जो भाषा है, जो बिल की जो भाषा है, वो मंत्री के निर्देशन में बनता है। मंत्री के निर्देशन में, संबंधित मंत्री के निर्देशन में, उसके बाद वो मंत्रिमंडल के पास जाता है। मंत्रिमंडल इस पर अपनी यदि सहमति देता है या उसमें कुछ सुझाव देता है, तो वो सब होने के बाद मंत्रिमंडल की स्वीकृति मिलती है, और स्वीकृति मिलने के बाद ही इस विधेयक को संसद में संबंधित मंत्री प्रस्तुत करता है। इस प्रकार अब आप समझ गए हैं कि विधेयक कैसे बनता, कैसे लोकसभा में या राज्यसभा में जाता। संबंधित विभाग के द्वारा उसका ढांचा तैयार होता है। ढांचे में मंत्रिमंडल की स्वीकृति अनिवार्य है, उसमें कुछ परिवर्तन हो तो परिवर्तन के साथ अनिवार्य, और उसके बाद उसे संसद में प्रस्तुत किया जाता है विभागीय मंत्री द्वारा। क्योंकि लोकसभा में इनका बहुमत होता है, इसलिए ये विधेयक सामान्यतः पारित हो जाता है। एक बार मंत्रिमंडल कोई सा विधेयक लोकसभा में रखता है तो वो एक तरीके से पारित हो जाता है, क्योंकि बहुमत तो उन्हीं का है। इसी प्रकार विधि निर्माण में मंत्रिपरिषद ही संसद का नेतृत्व करती है। इसके अलावा लोकसभा और राज्यसभा के जो सदस्यों को जो मनोनीत करने का अधिकार है, या संसद के अधिवेशन की तारीखें, सत्र, काल आदि तय करने का अधिकार है, तो यह निर्णय भी मंत्रिपरिषद लेता है, मंत्रिमंडल लेता है। लोकसभा कब भंग होगी, अध्यादेश जारी करने की तत्शक्ति, राष्ट्रपति का अभिभाषण तैयार करने की शक्ति, ये सब मंत्रिपरिषद में निहित है।
विधीय निर्माण संबंधी शक्तियों की सूची बड़ी विस्तृत है और यदि इसे आप सीरियलाइज करें, नंबर वार लिखें, तो इतनी सारी इनकी सूचियां दिखती हैं। मनोनीत सदस्यों की जो मैंने बात की, लोकसभा में 2 सदस्य मनोनीत करने का अधिकार है राष्ट्रपति को, पर राष्ट्रपति उन्हीं को मनोनीत करता है जिनके नामों का चयन प्रधानमंत्री ने किया हो, और प्रधानमंत्री उन नामों का चयन मंत्रिपरिषद और मंत्रिमंडल की सलाह पर करता है, अकेले स्वयं में नहीं। प्रधानमंत्री जो भी निर्णय लेता है उस पर मंत्रिमंडल की सील होना जरूरी है, मंत्रिमंडल की सहमति होनी जरूरी है। इस प्रकार हम देखते हैं कि मंत्रिमंडल के सबसे महत्वपूर्ण कार्यों में उसका संसद से संबंधित कार्य है। संसद से संबंधित कार्य सबसे महत्वपूर्ण इसलिए हो जाता है क्योंकि मंत्रिमंडल का अस्तित्व संसद के कारण ही तो है। संसद में जो दल बहुमत में, उसी दल का मंत्रिमंडल। संसद में इस किसी दल के बहुमत ने ही उस दल को मंत्रिमंडल बनाने का सुअवसर दिया है। तो मंत्रिमंडल उस हद तक संसद से बंधा हुआ है और संसद का अनुमोदन उसके हर प्रस्तावों के लिए आवश्यक है। एक बार यह स्वीकृत हो जाता है तो राष्ट्रपति के पास जाता है नियुक्ति के लिए या आवश्यक कार्रवाई हेतु, जिसके लिए राष्ट्रपति बाध्य है। संसद और मंत्रिपरिषद ये जनता द्वारा निर्वाचित हैं, राष्ट्रपति नहीं। इसलिए ये सर्वोपरि हैं। इसीलिए वास्तविक शक्तियां जो हैं वे जनता द्वारा नियुक्त किए गए प्रतिनिधियों के हाथों में हैं। राष्ट्रपति तो नाम मात्र के लिए उन पर अपनी स्वीकृति, हस्ताक्षर रूप में अपनी स्वीकृति देने के लिए है। तो इस प्रकार हम देखते हैं कि विधि संबंधी, विधायिका संबंधी बहुत से अधिकार मंत्रिमंडल को बहुत ताकतवर बनाते हैं। लोकसभा के कार्यकाल को भी उसको भंग करने का, अध्यादेश जारी करने का, ये सब अधिकार मंत्रिमंडल को। अध्यादेश जारी करने का अधिकार, मैंने राष्ट्रपति के बारे में जब हमने पढ़ा तो मैंने बताया था कि राष्ट्रपति का अधिकार है अध्यादेश अर्थात ऑर्डिनेंस। और ऑर्डिनेंस कब बनाया जाता है? ऑर्डिनेंस क्या है? वह कानून, एक ऐसा कानून जो संसद की जब बैठक ना हो और उस दौरान किसी कारण से वह कानून बनाना अपरिहार्य है, तब राष्ट्रपति ऐसे कानून का आदेश निकालता है या राष्ट्रपति ऐसे कानून बनाता है। दूसरे शब्दों में, ऐसे कानून राष्ट्रपति के नाम से बनते हैं, लेकिन वास्तव में प्रधानमंत्री और उसका मंत्रिमंडल तय करता है कि संसद के सेशन ना होने पर भी ऐसी क्या कानून कुछ अनिवार्य हों तो उन्हें राष्ट्रपति को भेज देगा और राष्ट्रपति उसके कानून के रूप में हस्ताक्षर करने के लिए बाध्य है। ऐसे कानून अध्यादेश कहलाते हैं, जो संसद के सत्र ना होने के दौरान किसी आवश्यक कार्रवाई हेतु बनाए गए, जिनकी अधिकतम लाइफ मैंने बताया कि उनकी 90 दिन होती है, ज़्यादा से ज़्यादा उसके 3 माह के अंदर उसे लोकसभा के द्वारा स्वीकार कर लिया जाना चाहिए, अनुमोदित कर लिया चाहिए। अब अगली शक्ति है उसकी वित्तीय शक्ति। मंत्रिमंडल की वित्तीय शक्ति, पूर्ण नियंत्रण, देश के पैसों पर पूरा नियंत्रण मंत्रिमंडल का है। वित्तीय नीति निर्धारित करना, आर्थिक या वार्षिक आय व्यय का बजट तैयार करना, कितना खर्च किस पे होगा, किस विभाग में कितना खर्च होगा, किस विभाग से कितनी आय होगी, आय के जरिए तय करना, वित्तीय योजनाएं बनाकर उन्हें क्रियान्वयन करना, ये सब मंत्रिमंडल का काम है। ये तो वित्त मंत्री ही बजट को लोकसभा में प्रस्तुत करता है और लोकसभा में प्रस्तुत करने के पहले वह एक बजट का खाका तैयार करता है, मंत्रिमंडल के सामने रखता है, उनकी सहमति लेता है, उनके दिए गए सुझावों को उस बजट में डालता है और उसके बाद लोकसभा में प्रस्तुत करने के पहले
वह राष्ट्रपति की अनुमति लेता है। मैंने आपको बताया था पूर्व में कि जो भी मनी मैटर से, पैसे संबंधित जो भी बिल हैं, उसे लोकसभा में ही पेश किया जा सकता है, क्योंकि वह जनता की अदालत है। और लोकसभा में पेश करने से पहले उसमें राष्ट्रपति की सहमति जरूरी है। तो राष्ट्रपति की सहमति लेने के बाद फिर वित्त मंत्री ही बजट को पेश करता है। बजट को पास कराने की जिम्मेदारी भी मंत्रिमंडल की। पास कराने से अर्थ बहुमत के द्वारा उसे स्वीकार कर लिया जाना। और यदि कहीं बजट पारित नहीं हुआ, यदि कोई सा मनी बिल लोकसभा ने पास नहीं किया, बहुमत होते हुए भी, उसी का मंत्रिमंडल होते हुए भी, तो ऐसी स्थिति में सरकार को इस्तीफा देना पड़ेगा, पूरे मंत्रिमंडल को इस्तीफा देना पड़ेगा। यह स्थिति कमोबेश आती नहीं है, लेकिन हो सकता है, इसका प्रावधान है कि किसी कारणवश यदि मंत्रिमंडल ने बहुमत दल के सदस्यों की इच्छा के विरुद्ध कुछ कानून बनाया, कुछ नीति बनाई और उसे अनुमोदित करने के लिए लोकसभा में पेश किया, तो लोकसभा उसे यदि खारिज कर देगी तो पूरे मंत्रिमंडल को इस्तीफा देना पड़ जाएगा। ये वित्तीय शक्तियां हैं, पूरे देश का पैसा उनके तहत रहता। 8वीं, अन्य शक्तियां। अन्य शक्तियों की बात करें तो विभिन्न सेवाओं में उच्च पद जो हैं, चाहे वे यूपीएससी का उच्च पद हो, चाहे सर्वोच्च न्यायालय का हो, चाहे विभिन्न क्षेत्रों के, या राष्ट्रीय पुरस्कार या सम्मान की सूची हो, विदेश यात्राओं की बात करना हो, अपराधियों को क्षमा करना, उसे दंड करना, उसे दंड को बदलना, ये सब मंत्रिपरिषद करती है। वैसे तो मैंने राष्ट्रपति की शक्तियों का जिक्र करते हुए भी ये सब शक्तियों की बात की थी, पर अब आपको स्पष्ट हो जाना चाहिए कि राष्ट्रपति उन सब शक्तियों का उपयोग उस हद तक कर सकता है जिस हद तक मंत्रिमंडल उसे सलाह देता है, सुझाव देता है। अर्थात राष्ट्रपति के द्वारा अपराधियों को क्षमादान, अपराधियों के सजाओं में परिवर्तन, पुरस्कारों की घोषणा, विभिन्न सेवाओं में उच्च पदों पर लोगों को बैठाना, ये सब राष्ट्रपति के द्वारा क्रियान्वित होते हैं, राष्ट्रपति के सिग्नेचर से लागू होते हैं, पर इनका चयन मंत्रिपरिषद करता है। इस प्रकार उनकी अन्य शक्तियों में ये शक्तियों को हम गिन सकते हैं। तो कुल मिला के इनकी 8 शक्तियों को हम 8 श्रेणी में विभाजित करके मंत्रिपरिषद की शक्ति को अब बखूबी समझ गए।